आज बीडी सावरकर जी की बात होगी। बीडी सावरकर, जिनको हम विनायक दामोदर सावरकर भी कहते हैं, और उनका जन्म जो है 1883 में होता है। 1966 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक नेशनलिस्ट थे, एक रेवोल्यूशनरी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, और वो कुछ गिने चुने रेवोल्यूशनरीज में आते हैं जिनको काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी की सजा जो कि बड़ी डिफिकल्ट सजा मानी जाती है, जो कि अंडमान और निकोबार में सिचुएटेड है, और उस जेल में विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर को रखा गया था। और बीडी सावरकर बाद में अपनी लाइफ में जो है हिंदू सभा को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं विनायक दामोदर सावरकर की बात करता हूं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम उनका कल्चरल नेशनलिज्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या है और विनायक दामोदर सावरकर के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है नेशनलिज्म के बारे में, और खास करके जो वो कल्चरल नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट देते हैं उसके अंदर क्या आता है। लेकिन अगर आपको कल्चरल नेशनलिज्म को समझना है तो उससे पहले आपको ये भी समझना होगा नेशनलिज्म क्या होता है, राइट। और नेशनलिज्म को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि नेशन क्या होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो पता है नेशन क्या होता है, नेशन एक देश होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेशन को, स्टेट को और कंट्री को एक ही मानते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि नेशन अलग चीज होती है, स्टेट अलग चीज होती है और कंट्री भी अलग चीज होती है। यह जरूरी नहीं है कि एक देश के अंदर एक नेशन हो, यह जरूरी नहीं है कि एक स्टेट उसके अंदर एक ही नेशन हो। स्टेट के अंदर नेशन हो भी सकता है, एक नेशन भी हो सकता है और बहुत सारे नेशन भी हो सकते हैं। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी। और अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारा हिंदुस्तान एक नेशन नहीं है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान एक नेशन नहीं है। आप लोग कहेंगे कि क्या पागल वाली बातें कर रहा है, हमारा देश एक नेशन नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब मैं नेशन की बात करता हूँ ना, नेशन का मतलब होता है अ पॉलिटिकल यूनिट, पीपल रिसाइडिंग हियर हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हैविंग फीलिंग ऑफ वननेस। नेशन एक ऐसा पॉलिटिकल यूनिट है, नेशन एक ऐसी जगह है जहां पे रह रहे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक यूनिटी है, एक सेंस ऑफ वननेस है, एक फीलिंग ऑफ वननेस है। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जो है फीलिंग ऑफ वननेस रखते हैं। किस बेसिस के ऊपर रखते हैं, उनको जोड़ने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके कोहेसिव फैक्टर्स क्या होते हैं, या फिर यूनाइटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हो सकता है कि उनका एक ही मजहब हो और उसके तहत वो आपस में जुड़े हुए हों। हो सकता है उनकी एक ही भाषा हो और उसके तहत वो आपस में जुड़े हुए हों। हो सकता है उनका एक ही कल्चर हो जिसके तहत वो आपस में जुड़े हुए हों। हो सकता है उनकी एथनिसिटी जो है एक ही हो, उसके तहत वो आपस में जुड़े हुए हों। तो इस तरीके से वो लोग जो है आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। एक नेशन को नेशन तभी कहा जाएगा जहां पे सभी लोग आपस में एक कॉमन कल्चर के बेसिस पे या फिर कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे, कॉमन रीजन के बेसिस के ऊपर जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है वो एक ही कल्चर के बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हजारों कल्चर हैं, हजारों भाषाएं हैं। हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर, संविधान के अंदर ही 20-25 लैंग्वेजेस आती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ काफ़ी सारी एथनिसिटीज़ हैं। तो हिंदुस्तान में लोगों को आपस में क्या जोड़ता है? क्या हिंदुस्तान फिर नेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं? हो सकता है मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम रिलीजन के बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू जो है वो हिंदू रिलीजन के बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर क्या आता है कि लोग जो है वो अलग अलग डाइवर्सिटीज में बट गए हैं। तो फिर भारत को यहाँ पे नेशन नहीं कहा जा सकता है। कहा जाता है कि भारत के अंदर काफी सारे नेशंस हैं, राइट। काफी सारे नेशन भारत के अंदर हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक नेशन है। कैसे? क्योंकि वहां पे इस्लामिक रिलीजन के बेसिस के ऊपर सारे लोग कनेक्टेड हैं, और भी काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि नेशंस हैं। तो इसी तरीके से हम नेशन की डेफिनेशन देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मैं स्टेट की बात करता हूं, ये जरूरी नहीं है कि एक नेशन जो है वो स्टेट हो। स्टेट होने के लिए आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो 4 एलिमेंट्स क्या है? आपके पास जगह होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, उस जमीन के अंदर रह रहे लोग होने चाहिए, और वहां पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब हो गया लोगों के पास, उस गवर्नमेंट के पास, उस देश के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। मतलब कि एक्सटर्नली भी उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है और इंटरनली भी उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। मतलब मेरे देश के बाहर के देशों के साथ क्या रिलेशंस होंगे, अंदर किस तरह से डिसीजन लेने हैं, बाहर किस तरह से डिसीजन लेने हैं, एक देश फॉरेन देशों के साथ कैसे डिसीजन लेगा, खुद अपने देश के अंदर कैसे डिसीजन लेगा, वो उस देश
के ऊपर हो, उस देश की सरकार के ऊपर हो, उसके पास उसकी पावर हो, उसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक नेशन जो है वो स्टेट नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक नेशन के अंदर जो है गवर्नमेंट हो, जरूरी नहीं है कि एक नेशन के अंदर सोवरेनिटी हो। गवर्नमेंट और सोवरेनिटी के बिना भी एक नेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेट और नेशन के बीच डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो एक स्टेट है। इंडिया के पास अपनी टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी है। वहीं पाकिस्तान भी एक स्टेट है, लेकिन हिंदुस्तान एक नेशन नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे नेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान एक नेशन है। पाकिस्तान एक नेशन है क्योंकि वहां पे यूनिफाइंग फोर्स है, वहां पे लोग जो है आपस में जुड़े हुए हैं एक कल्चर के बेसिस पे या फिर एक रीजन के बेसिस पे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे रीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग समूह अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया इज अ स्टेट ऑफ नेशंस, ये कहा जाता है। उसके बाद कंट्री अलग चीज होती है। कंट्री एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे अपने रिवर्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से हम ज्योग्राफिकल एंटिटी को कंट्री कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंट्री नेशन हो या स्टेट हो। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टेट अलग चीज है, नेशन अलग चीज है, कंट्री अलग चीज है। नेशन क्या है? नेशन एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक फैक्टर के बेसिस के ऊपर, जहां वो लैंग्वेज हो सकती है, जहां उनका कल्चर हो सकता है, जहां उनका कॉमन रिलीजन हो सकता है, उसके बेसिस के ऊपर वो जुड़े हुए हैं। उनका एक यूनिफाइंग कैरेक्टर होना चाहिए, यूनिफाइंग फोर्स होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्टेट के पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक नेशन को स्टेट तभी कहा जाएगा जब वहां पे सोवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और गवर्नमेंट है। वहीं दूसरी ओर कंट्री जो है वो कंट्री एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। जैसे भारत जो है उसके पास अपने हिमालयास है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, वो एक कंट्री है। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। अब एक पैट्रियोटिज्म भी होता है। पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति, अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति, स्टेट के प्रति एक मोहब्बत होना, लव फॉर लैंड होना, दैट इज पैट्रियोटिज्म। तो ये चारों टर्म्स जो है अलग अलग हैं और इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ये आपको यहां पे समझना पहले जरूरी था। अब मैं जब नेशनलिज्म की बात करता हूं, नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है? जब राष्ट्रवाद की बात की जाती है ना, तो नेशनलिज्म का मतलब हुआ आप अपने नेशन के प्रति एक प्राइड रखते हैं, एक गर्व रखते हैं, आप अपने राष्ट्र के हित की बात करते हैं, आप अपने राष्ट्र के कल्चर को बचाने की बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद होता है अपने नेशन के इंटरेस्ट की बात करना, उसके कल्चर की बात करना, उसके राइट्स की बात करना, वहां के प्रति अपना एक गर्व रखना, वहां के प्रति एक प्यार होना, अपने देश के प्रति एक प्यार होना, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। अब बात होगी सावरकर के कल्चरल नेशनलिज्म की। आपको यह समझ आ गया कि नेशनलिज्म किसको कहते हैं। लेकिन जब सावरकर के नेशनलिज्म की बात होगी तो आपको यह समझना होगा कि सावरकर हमारे देश में, भारत के अंदर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि भारत के अंदर नेशनलिज्म कैसे पॉसिबल है, या फिर भारत एज ए नेशन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग नेशंस है ना। भारत के अंदर लोग आपस में जुड़े हुए नहीं है एक कल्चर के बेसिस के ऊपर। भारत के अंदर कई सारे कल्चर्स हैं, कई सारे कल्चर के बेसिस पे कई सारे ग्रुप्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत के अंदर जो है अलग अलग समूह जो है वो अलग अलग बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो भारत जो है वो स्टेट ऑफ नेशंस कहा जाता है उसको। भारत के अंदर अलग अलग नेशंस हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सावरकर के कल्चरल नेशनलिज्म की, तो सावरकर पूरे देश को एज ए नेशन देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरा भारत एक नेशन है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर सावरकर पूरे भारत को एज ए नेशन देख रहे हैं, भारत में नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहां पे यूनिफाइंग फैक्टर क्या है? यहां पे पूरे भारत के लोगों को जोड़ने वाली चीज क्या है? क्या चीज है जिसकी सावरकर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत के लोग आपस में इस बेसिस के ऊपर जुड़ेंगे? तो यूनिफाइंग फैक्टर या फिर कोहेसिव फोर्स या फिर सीमेंटिंग फोर्स या फिर जो मोटार फोर्स है वो क्या होनी चाहिए? अगर भारत के अंदर अलग अलग नेशंस नहीं है तो भारत एक नेशन होना मतलब भारत के अंदर सभी लोगों का आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो सभी लोग किस तरह से जुड़ेंगे? क्या वो बेसिस होगा कि सभी लोगों को जो जोड़ने वाला है? तो वो यूनिफाइंग फैक्टर क्या होगा, उस चीज की हम सावरकर जी के इस थियरी के अंदर बात करेंगे। तो सावरकर अगर हिंदुस्तान को एज ए नेशन देखते हैं तो वो यूनिफाइंग फैक्टर किस चीज की बात कर रहे हैं, उस चीज की यहां पे बात होगी। तो इसलिए कल्चरल नेशनलिज्म में आपको समझ आ रहा होगा कि सावरकर कल्चर की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि सावरकर किस चीज की यहां पे बात करने लग पड़े हैं। अब हम देखेंगे कि सावरकर यूनिफाइंग फैक्टर किसको कहते हैं, भारत को अगर नेशन के रूप में देखते हैं तो किस बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो जब हम सावरकर के कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं
तो यहाँ पे सावरकर जो है वो कल्चर को एज ए यूनिफाइंग फैक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे देश को जोड़ने का काम, एक नेशन को जोड़ने का काम, यूनिफाइंग फैक्टर का काम, या फिर हम कह सकते हैं कोहेसिव फैक्टर का काम कौन करेगा? कल्चर करेगा। तो इसके अंदर वो सबसे पहले कहते हैं हिंदुत्व एंड कल्चरल यूनिटी। हिंदुत्व एज अ यूनिफाइंग फोर्स इंडियाज डाइवर्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, इंडियाज कल्चर इसेंस रूटेड इन हिंदू हेरिटेज, बेसिस ऑफ नेशनल यूनिटी। सबसे पहले वो हिंदुत्व और कल्चरल यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो एज अ यूनिफाइंग फोर्स काम करेगा, हिंदुत्व जो है वो यूनिटी का काम करेगा। वो कहते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, जो पुराना हमारा हिंदुइज्म है, उसके तहत जो है हमारा भारत जो है वो आपस में जुड़ेगा। वो हिंदुत्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा कल्चरल एसेंस है, जो भारत वर्ष का एक कल्चर है, जो सभ्यता है, वो कहाँ पे है? वो एंशिएंट इंडिया में है, वो हिंदुइज्म के अंदर है। इंडिया, भारत एक लैंड है हिंदूज की। इंडस रिवर से लेके इंडियन ओशन तक ये जो पूरा भारतवर्ष है ये हिंदूज की लैंड है। और हमें यूनिफाई करने वाला फैक्टर क्या होगा? हिंदुत्व होगा, हमारा कल्चर होगा, जो हिंदुइज्म का कल्चर है, जो हमारा एंशिएंट इंडियन कल्चर है, वो हमारा एक यूनिफाइंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे वो हिंदुत्व की बात करते हैं और इसीलिए उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि वो एक ही रीजन के बेसिस के ऊपर या फिर एक ही कल्चर के बेसिस के ऊपर सारी कम्युनिटीज को, चाहे वो मुस्लिम हो, डाइवर्स रीजन हो, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड वो बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी का मतलब है इंडियाज पास्ट ग्लोरी एंड अचीवमेंट्स शुड बी एम्ब्रेस्ड एंड सेलिब्रेटेड टू फोस्टर नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। वो कहते हैं कि जो भारत के पास्ट की ग्लोरीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको एम्ब्रेस किया जाना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर एक प्राइड आ सके, एक गौरव आ सके, गर्व आ सके, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो है वो एक यूनिटी आ सके। मतलब भारत ने जो एंशिएंट इंडिया में अच्छा किया है, जैसे आपको पता होगा जो अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब आज से 3500 साल पहले वहां पे क्या होता था? एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी, एजुकेशन थी, कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था, हेरिडिटरी नहीं था। इस तरीके से वहां पे हमारा समाज जो है बड़े अच्छे से रहता था। तो वो जो हमारा टाइम था उसको रिवाइव करने की यहाँ पे बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है, जो हिंदुइज्म के अंदर, जो हमारे कल्चर के अंदर, जो सनातन कल्चर के अंदर लास्ट हमारा पास्ट रहा है, हमें वहां से सीखना चाहिए और उसको हमें जो है उसकी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करना चाहिए, उसको हमें आगे लाना चाहिए, जिससे हम गर्व महसूस कर सकें और आपस में यूनाइट हो सकें। उसके बाद इसके अंदर आता है कल्चरल रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, प्रैक्टिसेस एज अ मीन टू स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि जो भारत का एंशिएंट कल्चर है, वही जो मैंने पहले बात की कि जो आज से 3500 साल पहले का भारत था, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था, उस वक्त हमारा समाज जो है बड़ा इगैलिटेरियन हुआ करता था, हर किसी के पास राइट्स थे, किसी की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती थी। वो जो हमारा कल्चर था, हमारी वहाँ पे संस्कृत एज ए लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, उस वक्त का कल्चर हमें रिवाइव करना है, उसको वापिस लाना है, ताकि ये जो आज का कल्चर है, क्योंकि सावरकर के टाइम पे क्या था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और वहाँ से जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे, अपने कल्चर को हमें सिखा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन हमें सिखा रहे थे। तो उस चीज़ की वो यहाँ पे उसको अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का पुराना इतिहास, भारत का पुराना कल्चर, भारत की पुरानी लैंग्वेज, संस्कृति हमें वापस लानी है और उसको जहाँ पे जो है हमें एडवोकेट करना है, और साथ ही साथ उससे जो है हम सब लोगों के पास एक क्या बोलते हैं, नेशनल प्राइड आएगी, हमारे पास एक गर्व आएगा, हम सबको एक गर्व महसूस होगा और हम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से भी बाहर जा सकेंगे, क्योंकि हमारा अपना कल्चर है। उसके बाद वो लैंग्वेज एंड एजुकेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे भारत के अंदर यहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेजेस सिखाई जानी चाहिए, भारत की अपनी जो यहाँ की भाषाएं हैं वो लोगों को सिखाई जानी चाहिए। एजुकेशन जो है वो भी यहाँ की लोकल देनी चाहिए लोगों को, यहाँ के यूथ्स को, कि भारत के अंदर जो है वो यहाँ की शिक्षा हमें देनी है, यहाँ की भाषाएं सिखानी है। जो हमें ब्रिटिशर्स सिखा रहे हैं, वहाँ का कल्चर सिखा रहे हैं, वहाँ की भाषाएं सिखा रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन सिखा रहे हैं, वो हमें नहीं सीखनी है। हमें अपनी एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट करनी है, अपनी भाषाएं यहाँ पे प्रमोट करनी है, ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनके अंदर एक प्राइड ऑफ इंडियन हेरिटेज आ सके, नौजवानों के अंदर एक गौरव, एक गर्व आ सके, उनको भारत के कल्चर को लेके एक गर्व महसूस हो सके, वो भारत को पहचान सकें, भारत के कल्चर के साथ जो है फैमिलियर हो सकें, उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है नेशनलिज्म ओवर रिलीजन, व्हाइल स्ट्रेसिंग अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू कल्चर
यूनिफाइड इंडियन आइडेंटिटी इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल रीजन्स हु आइडेंटिफाइड विद द इंडियन नेशन। वो कहते हैं कि हमें नेशनलिज्म को सपोर्ट करना है, नेशनलिज्म को प्राथमिकता देनी है रिलीजन के भी ऊपर। मतलब कि वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर के ऊपर तो हम सब यूनिफाइड हैं ही, हिंदू कल्चर को वो इंपॉर्टेंस देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, उन सबको यूनिफाई होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। जो भी भारत के अंदर है, मतलब भारतवर्ष के अंदर, जो भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं, उनको आपस में जुड़ जाना चाहिए भारत के लिए, भारत की भूमि के लिए, एक बेसिस के ऊपर। क्योंकि वो कहते हैं कि यहां पे आप मजहब से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की बात करो, तो वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है बेसिस है ही राष्ट्रवाद का, नेशन का, नेशनलिज्म का, यूनिफाइंग फैक्टर की तरह है ही। फिर भी जो बाकी सारे रीजन्स हैं, डाइवर्सिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उनको भी भारत के प्रति जो है आइडेंटिफाई उनको अपने आप को करना चाहिए। वो भी भारत के प्रति अपना एक राष्ट्र प्रेम रखें, अपने इंटरेस्ट को छोड़ के ऊपर उठ के जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एज ए यूनिफाइड तरीके से रहें। उसके बाद इसके अंदर आता है एंटी कॉलोनियलिज्म। हिज कल्चरल नेशनलिज्म वाज ऑफन इंटरवाइंड विद एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स एंड मूवमेंट्स। उनका जो कल्चरल नेशनलिज्म था ना, उसके अंदर ही एंटी कॉलोनियलिस्ट फीलिंग्स थी। मतलब कि वो एंटी कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमें रूल कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके वो खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? जो अपना वो कल्चरल नेशनलिज्म देते हैं, उसके अंदर ही हमें दिखता है कि वो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स को रेज करना चाहते हैं, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को जो है बढ़ा रही है। क्योंकि उनके कल्चर के अंदर आता था कि यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करो, अपने कल्चर को फॉलो करो, जो ब्रिटिशर्स का कल्चर है उसको मत फॉलो करो। तो इस तरीके से जो उनका कल्चरल नेशनलिज्म है, उसके अंदर हमें एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स देखने को मिलते हैं और मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है क्रिटिक ऑफ अपीसमेंट। वो अपीसमेंट की क्रिटिक थे, अपीसमेंट की आलोचना करते थे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा अपीसमेंट क्या होती है। अपीसमेंट होता है हमारे देश के अंदर जो भी माइनॉरिटीज होंगी, जो भी लोग जो हैं जिनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है या जो फिर माइनॉरिटीज में है, उनको आप कंसेशंस दे रहे हो, उनको रिजर्वेशंस दे रहे हो, उनको जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दलित्स को, मुस्लिम्स को, जो माइनॉरिटीज में लोग होते हैं, उनको जो है कंसेशंस दिए जाते हैं, स्पेशल जो है कंसिडरेशंस दी जाती है। तो उसके वो खिलाफ थे। वो कहते थे कि तुम इनको कंसेशन देने के चक्कर में, माइनॉरिटीज को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, इनके साथ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को फॉलो करने के चक्कर में, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में एक नेशनल यूनिटी को खो दोगे। वो कहते थे कि जो ये माइनॉरिटीज हैं, इनकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ नेशनल यूनिटी के ऊपर काम करो और भारत को जोड़ने की कोशिश करो। और भारत जुड़ेगा तो हमारे कॉमन कल्चर के ऊपर, हमारे हिंदुइज्म के कल्चर के ऊपर, हिंदुत्व के बेसिस के ऊपर। तो इस तरीके से जो है बीडी सावरकर यहाँ पे बात करते हैं और इसलिए सावरकर को यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। सावरकर एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर। हालांकि सावरकर ने जो हमारे भारत के लिए किया है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो एक फ्रीडम फाइटर थे और काला पानी की जेल उन्होंने भुगती है हमारे देश के लिए। इस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इनका कल्चरल नेशनलिज्म था, उसके अंदर ही खेद था। वो कहते हैं कि उस वक्त, जिस वक्त हमारे यहाँ सारे लोगों को जोड़ना था, सारे के सारे हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ना था और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना था, उस वक्त सावरकर जो है वो नफरत के बीज बोने लग पड़ते हैं। वो एक कल्चर की बात करने लगते हैं, वो हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। वो ये जो भारत था इसको लैंड ऑफ हिंदूज कहते हैं। और उसके बाद जो माइनॉरिटीज थी, खास करके जो मुस्लिम थे, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी पैदा हो जाती है। वो एक्सप्लॉइटेड फील करने लगते हैं या फिर उसके बाद जो है पार्टीशन की जो आग थी और बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो हिंदुत्ववादी होके कि वो माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट्स के खिलाफ थे। ऐसा उन लोगों का मानना है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन स्टिल जो सावरकर थे वो हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी थे। तो इस तरीके से हम उनके कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म के अंदर हम यही बात करते हैं कि वो भारत को एज ए नेशन देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो गुजरात से लेके दिवरगढ़ तक, ये जो पूरा भारतवर्ष है, ये हिंदूज की लैंड है। हिंदूज जहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं कॉमन कल्चर के बेसिस पे। और कॉमन कल्चर है हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का एंशिएंट कल्चर है और उस बेसिस के ऊपर लोगों को यूनिफाई करने की वो यहाँ पे बात करते हैं। तो इसी के साथ हम बीडी सावरकर का कल्चरल नेशनलिज्म यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।